हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था संयोजकता बंध सिद्धांत के विषय में, उस सिद्धांत के विषय मैंने आपको ये बताया था कि संयोजकता बंध सिद्धांत क्या होता है, किसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और उस सिद्धांत में क्या बताया गया है, यानी उपसह संयोजन यौगिकों के विषय में जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, वो क्या कहती है, क्या बताती है। तो वहां पर मैंने कुछ पॉइंट का डिस्कशन आपसे किया था, है ना। उसके बाद देखिए क्या है कि वहां पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अगर मान लिया कि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है या वहां पर थोड़ा सा कम समझ में आया हो, तो उनका डिस्कशन मैं आज आपसे फिर से 2 मिनट के लिए कर लेता हूं, ताकि बात आपको क्लियर हो जाए, वो सिद्धांत पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहां पर देखिए संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिखा हुआ है। तो देखिए वीबीटी जो होती है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि जब किसी भी केंद्रीय धातु के जो खाली कक्षक हैं, आपको पता है कि यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्वों के पास डी कक्षक बहुत मात्रा में खाली होते हैं, अधिकतर डी कक्षक डी ब्लॉक के तत्वों के खाली ही रहते हैं। तो कहता है कि जो डी ब्लॉक के तत्वों के खाली डी कक्षक हैं वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म वाले कक्षकों से अतिव्यापन कर लेते हैं, और अतिव्यापन करके, अतिव्यापन का मतलब कंबाइंड होना, है ना। तो वो कहता है कि अतिव्यापन कर लेते हैं और उस अतिव्यापन के होने से उपसह संयोजी बंध बनता है और संकुल यौगिक का निर्माण हो जाता है, या उपसह संयोजन यौगिक का निर्माण हो जाता है। यानी पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है संयोजकता बंध सिद्धांत की, तो पहली मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो केंद्रीय धातु के खाली कक्षक होते हैं वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म वाले कक्षकों से अतिव्यापन करके संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये पहला पॉइंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्या कहता, तो सेकंड दूसरा पॉइंट देखिए आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। देखिए क्या कहता, जब मैंने वहां पर आपको पॉइंट करवाए थे उसमें इन 2 पॉइंट्स का नाम आया था, तो यहां भी और क्लियरिटी हो जाए इसलिए मैंने दोनों पॉइंट लिख दिया है। तो देखिए कहता है कि निम्न चक्रण संकुल यौगिक, देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है ना, कि जब क्या होता है कि संकरण में आंतरिक डी कक्षक भाग लेते हैं, है ना। आंतरिक डी कक्षक, आंतरिक डी कक्षक का मतलब यह है कि 3D वाले, है ना। तो जब आंतरिक डी कक्षक भाग लेगा तो उसे हम कहते हैं निम्न चक्रण संकुल यौगिक, है ना। देखिए लिखा है निम्न चक्रण संकुल यौगिक। इसमें क्या होगा कि जो आंतरिक डी कक्षक, यानी इसमें जो संकरण चालू होगा वो डी से चालू होगा। देखिए DsP2, है ना, ये किसके लिए है, तो ये आपका वर्ग समतली, मैंने आपको आकृति बताई थी। तो DsP2 संकरण किसमें होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। उपसह संयोजन संख्या 4 में आपके 2 प्रकार के संकरण होते, कौन कौन सा, एक होता है sp3, एक होता है DsP2, है ना। तो जब sp3 संकरण होता है तो यौगिक की आकृति, संकुल यौगिक की आकृति कैसी होगी, चतुष्फलकी होगी। जब संकरण उसके अंदर DsP2 होगा तो उसकी ज्योमेट्री या ज्यामिति कैसी होगी, तो उसकी जो ज्यामिति होगी वो वर्ग समतली होगी, है ना, स्क्वायर प्लेनर कहते हैं इंग्लिश में उसको, है ना। तो यहां देखिए लिखा है DsP2, 1 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो इसका मतलब यह है कि निम्न चक्रण संकुल यौगिकों में जो संकरण स्टार्ट होगा वो डी कक्षकों से स्टार्ट होगा, यानी डी कक्षक पहले आएगा, sp उसके बाद में आएंगे। तो ये हो गया वर्ग समतली के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4। उपसह संयोजन संख्या 4 के लिए आंतरिक या निम्न चक्रण संकुल यौगिक किससे बनता है, जिसमें DsP2 संकरण होगा। और इधर लिखा हुआ ये अष्टफलकी के लिए है, मैंने आपको अष्टफलकी में भी बताया है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, उपसह संयोजन संख्या 6 के लिए भी 2 प्रकार का संकरण पाया जाता है। कौन कौन सा, एक sp3d2 है, एक d2sp3 है ना। तो यहां पर देखिए जब आंतरिक डी कक्षक भाग लेगा तो वहां पर संकरण कौन सा देखने को मिलेगा आपको, d2sp3। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए है, यानी ये 6 वाले के लिए तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, इसकी ज्यामिति कैसी होगी, इसकी ज्यामिति होगी अष्टफलकीय। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ज्यामिति आपकी सेम है, संकरण अलग अलग हो सकता है लेकिन इसकी जो ज्योमेट्री है, जो आकृति है, जो ज्यामिति है वो क्या होगी आपकी अष्टफलकीय होगी, ये आपको याद रखना है भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 उपसह संयोजन संख्या 4 वाले में संकरण बदल जाता है तो उसकी आकृति बदल जाती है। अगर संकरण sp3 है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में तो उसकी जो आकृति होगी वो चतुष्फलकी होगी। अगर वहां पर संकरण DsP2 हो गया
तो उसकी आकृति बदल जाती है। कौन सी आकृति होगी? तब वर्ग समतली हो जाएगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो प्रकार की आकृति मिलती हैं अलग अलग संकरण के हिसाब से, लेकिन उपसह संयोजन संख्या 6 में संकरण चाहे जो हो, आकृति हमेशा एक ही उसकी होती है। कौन सी? अष्टफलकी यानी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो यहां पर देख लीजिएगा कि निम्न चक्रण संकुल यौगिक, निम्न चक्रण संकुल यौगिक या इसका दूसरा नाम है कि आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक। आंतरिक कक्षक का मतलब यह है कि उसमें आंतरिक डी कोष भाग लेंगे, यानी संकरण चालू होगा डी से, है ना, और बाहर तक जाएगा डी एस पी इस तरीके से। तो यहां देखिए डी एस पी आया, डी एस पी इस तरीके से। तो जब पहले ही संकरण डी से चालू होगा तो उन्हें ही हम कहते हैं निम्न चक्रण संकुल यौगिक। इनमें संकरण DsP2 या D2sP3 की तरह आपको मिलता है ना। उसके बाद सेकंड देखिए, अच्छा ये होता क्यों है? अब ये निम्न चक्रण संकुल यौगिक क्यों बनते हैं आखिर, इसका क्या रीजन है? तो ये रीजन इसलिए है क्योंकि संयोजकता बंध सिद्धांत में लिगेंड को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना, और कुछ होते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड यानी वीक फील्ड लिगेंड उनको कहते हैं। तो अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा तो वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करवा देता है ना। तो यहां पर देखिए निम्न चक्रण संकुल यौगिक आपको कब प्राप्त होगा? जब कोई प्रबल लिगेंड होगा। प्रबल लिगेंड कौन कौन से होते हैं? तो देखिए यहां पर NCS थायोसाइनेटो N, है ना, NH3 अमोनिया प्रबल लिगेंड है, EN एथिलीन डाइएमीन ये क्या है आपका प्रबल लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। NO2 ये क्या है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, इसको कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर CN को साइनाइड, CO है आपका। तो NCS NH3 EN NO2 CN CO आपको रट लेना है कि प्रबल लिगेंड कौन कौन से होते हैं, है ना। NCS NH3 EN NO2 CN CO इतने आपके कौन से लिगेंड होते हैं? तो ये प्रबल लिगेंड होते हैं। अगर ये किसी संकुल यौगिक के अंदर लगे होंगे तो वो हमेशा कौन सा संकरण बनाएगा, कौन सा यौगिक बनाएगा? तो वो बनाएगा निम्न चक्रण संकुल यौगिक। उसमें संकरण कहां से चालू होगा? तो आंतरिक डी कक्षकों से चालू होगा। आपको संकरण उसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, संयोजन संख्या 4 है, तो आपको संकरण मिलेगा DsP2। अगर संयोजन संख्या 6 है तो आपको मिलेगा D2sP3। तो जिसमें प्रबल लिगेंड होगा उसमें आपको पहले डी कक्षक फिर S फिर P मिलेगा, है ना। तो ये बात हो गई कि निम्न चक्रण जो संकुल यौगिक है वो बनता है प्रबल क्षेत्र लिगेंड की वजह से, क्योंकि यही है जो इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करवाने का काम करता है। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा उच्च चक्रण संकुल यौगिक। देखिए उच्च चक्रण संकुल यौगिक इनको कहते हैं बाह्य डी कक्षक वाले संकुल यौगिक। वो आंतरिक डी कक्षक संकुल यौगिक हो गए, इनको कहते हैं बाह्य डी कक्षक संकुल यौगिक। यानी अब इनमें क्या है, इनमें जो डी ऑर्बिटल है, डी कक्षक है, वो कहां का यूज होगा? बाहर का यूज होगा। उनमें अंदर का यूज होता है, इनमें बाहर का यूज होगा। तो देखिए क्या है, उच्च चक्रण संकुल यौगिक sp3 या sp3d, है ना। ये देखिए sp3 ये हो गया या sp3d। यहां पर तो खैर डी यूज नहीं होता है क्योंकि चतुष्फलकी ज्योमेट्री में आपका चतुष्फलकी ज्यामिति में या चतुष्फलकी संकरण में क्या होता है, sp3 आपको मिलता है। तो इसमें आपको बाहर डी नहीं मिलता। ऑक्टाहेड्रल में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए तो sp_d। तो कुछ अंतर नजर आ रहा होगा आपको इन दोनों में। यहां डी पहले आ गया दोनों में, यहां पर डी क्या है, बाद में आता है ना। इसमें तो खैर डी आता नहीं, इसकी टेंशन ना लीजिए, तो sp3 होगा। इसमें ध्यान रखिए कि sp_d तो ये बाहर वाले यानी 4d वाले कक्षक यूज होंगे। अभी जब मैं इसके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि ये कैसे होता है ना। तो यहां पर sp3 हो जाएगा, sp3d2 हो गया। ये है चतुष्फलकी, इसके लिए क्या है, चतुष्फलकी ज्योमेट्री। इसकी जो ज्यामिति होगी sp3 की वो चतुष्फलकी हो जाएगी। इसकी ज्यामिति कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, संयोजन संख्या 6 में संकरण तो अलग अलग होता है लेकिन ज्यामिति एक ही होती है। कौन सी? वो है आपकी अष्टफलकी। ठीक, ये बात। अब देखिए ये उच्च चक्रण संकुल यौगिक क्यों बनता है? तो ये बनता है दुर्बल लिगेंड अगर कोई लगा होगा संकुल यौगिक के अंदर तो वहां पर आपको ये वाला आपको संकुल यौगिक देखने को मिलता है। तो देखिए यहां पर
दुर्बल लिगेंड कौन कौन सा है? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोक्साइड, वाटर, ऑक्सिलेट, है ना। ये सारे के सारे आपके कौन से हैं? तो ये सारे के सारे लिगेंड आपके दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हैं। तो जब संकुल यौगिकों के अंदर इस प्रकार के लिगेंड लगे हुए होंगे, है ना, तो वहां पर कौन सा संकुल यौगिक बनेगा? वहां पर उच्च चक्रण संकुल यौगिक बनेगा, है ना, जिसको हम बाह्य डी कक्षक संकुल यौगिक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एग्जाम्पल दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और प्रबल क्षेत्र लिगेंड, है ना, दोनों के एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना, क्योंकि संकुल यौगिक में जिस प्रकार का लिगेंड लगा होगा उसी हिसाब से आपको संकरण वहां पर देखने को मिलेगा। तो संयोजकता बंध सिद्धांत के दो मेन पॉइंट, पहला ये था कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास क्या होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, यानी खाली डी कक्षक होते हैं, जो क्या करते हैं? जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म वाले कक्षकों से ओवरलैपिंग करके संकुल या कंपाउंड या उपसह संयोजन यौगिकों का निर्माण करते। एक तो संयोजकता बंध सिद्धांत का पॉइंट ये है, और दूसरा जो मैंने आपके पीछे लिखा हुआ है बोर्ड पर, दूसरा ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहां से जो प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनाया जा सकता है कि जब उच्च चक्रण संकुल यौगिक बनेगा तो संकरण कहां से चालू होगा, जब निम्न चक्रण संकुल यौगिक बनेगा तब संकरण कहां से चालू होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। तो ये पॉइंट क्लियर करने के लिए मैंने आपके सामने दो लिख दिया है। आप इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। तो चलिए डिस्कशन करते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए बीबीटी के आधार पर ये सवाल जो है आपका 5 नंबर में पूछा जाता है, और इसको बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊंगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया है उसके पॉइंट इसमें यूज होंगे, और जहां पर जो पॉइंट यूज होगा वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। तो सबसे पहले प्रश्न को जरा देख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपका दो प्रकार से बनता है। एक उपसह संयोजन संख्या 4 के लिए बनता है, यानी जिसमें 4 लिगेंड जुड़े होते हैं, एक सवाल उसके लिए बन जाता है, या फिर दूसरा सवाल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, है ना, यानी उपसह संयोजन संख्या जब 6 होगी यानी 6 लिगेंड जुड़े होंगे तब के लिए। तो 4 के लिए पूछा जा सकता है या फिर 6 के लिए पूछा जा सकता है। करना सभी को एक तरीके से ही होता है, लेकिन आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए प्रश्न कैसे आता है एग्जाम में आपके, यहां पर देखिए लिखा है, देखिए लिखा है वीबीटी। वीबीटी का मतलब है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर बताइए कि, क्या बताइए? NiCl4 2- अनुचुंबकीय है। कह रहा कि संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर बताइए ये जो कंपाउंड है आपका NiCl4, है ना, ये जो कंपाउंड है आपका NiCl4 2- ये अनुचुंबकीय है ना, जबकि NiCN4 2- प्रतिचुंबकीय है। क्यों, है ना। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है, इसकी पूरी बात समझानी है आपको। तो ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आता है तो आपको इसको करना कैसे है, तो देखिए करने का तरीका बिल्कुल आसान है, जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा ध्यान से समझिएगा, उसी तरीके से आपको एग्जाम में इसको लिखना भी है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें दिया गया NiCl4 2- कह रहा अनुचुंबकी। अब देखिए सबसे पहले आपको अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, यानी अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी क्या होता है। तो अनुचुंबकी वो होता है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? आयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसा तत्व जिसके अंदर आयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें हम अनुचुंबकी कहते हैं, और वे तत्व जिनमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम प्रतिचुंबकी कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारा ये है NiCl4 2-। चलिए लिख लेते हैं यहां पर। यहां पर देखिएगा क्या है कि मैंने इसमें कुछ खास नहीं किया, केवल कंपाउंड में जो दिया गया था वही बातें मैंने लिखा। देखिए लिखा गया है इसमें, देखिए आपको हेडिंग इसी तरीके से लिख देना है NiCl4 2-, है ना, ये कंपाउंड मैंने पहला उठा लिया अनुचुंबकी के लिए। तो NiCl4 2-, तो मैंने यहां पर कुछ नहीं लिखा है खास कि इस संकुल यौगिक में निकिल केंद्रीय धातु परमाणु है। एक लाइन मैंने लिखा कि इस संकुल यौगिक के अंदर निकिल क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है। कोई भी कंपाउंड आए आपको समय से लिखना है, केंद्रीय धातु परमाणु कौन है ये बताना है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है ये आपको लिखना है, बस उसके बाद उसके निर्माण की प्रक्रिया लिखनी है आपको। तो यहां देखिए इस संकुल यौगिक में निकिल क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है, ये पहली बात। उसके बाद जिसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 है
निकिल की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ कितनी होगी? 2 होगी। मैंने आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाया है, अगर नहीं आता है तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर बार बार मैं आपको निकाल करके नहीं दिखाऊंगा, है ना। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या है? जिसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 है। 2 का मतलब +2, क्योंकि यहाँ सिंबल प्लस का लगाइए न लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका मतलब +2 है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इस संकुल यौगिक के निर्माण की प्रक्रिया निम्नलिखित है। सब में स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे ही करना है। तो यहां पर ये हो गया कि इतनी बात, कोई भी कंपाउंड आता है तो केंद्रीय धातु बताइए कौन है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, वो आपको लिखना होगा। फिर आपको एक लाइन लिखनी है कि इस संकुल यौगिक के निर्माण की प्रक्रिया निम्नलिखित है, ठीक। उसके बाद जो इसमें कुछ 4-5 हेडिंग आपकी आएंगी, उनको आपको याद रखना है, उनको लिखना है। सबसे फर्स्ट देखिए क्या आया है कि सामान्य अवस्था में निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कुछ नहीं करना, पहले आपको विन्यास लिखना है निकिल का, जो केंद्रीय धातु परमाणु है पहले उसका विन्यास लिखिए सामान्य अवस्था में, फिर जो ऑक्सीकरण संख्या आई है उसके हिसाब से उसका विन्यास लिखना है आपको। चलिए, तो सामान्य अवस्था में निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 28 मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए, क्योंकि अगर इसको करना है तो आपको परमाणु क्रमांक तो याद ही करने पड़ेंगे, है ना। और 3D सीरीज की जरूर याद कर डालिए, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक की, क्योंकि ये सवाल जब मिलेगा तो उसमें 3D का ही तत्व लिखा होगा, है ना। तो उनके परमाणु क्रमांक आपको जरूर याद होने चाहिए और उनका विन्यास भी आपको लिखना आना चाहिए, ठीक। चलिए, तो निकिल हो गया 28। अब यहां पर देखिए पूरा विन्यास लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, जो जरूरी है वो हमें लिखना है बस, ठीक। तो यहां पर शॉर्टकट में मैंने लिख दिया आर्गन, 18 नंबर तक यहां हो गया, है ना। उसके बाद आपका 3D आ जाएगा, है ना। 3D8 होता है और 4s2 होता है। देखिए 28 का है, ये इस तरीके से लिख लेंगे। तो ये तो सामान्य अवस्था में निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखिए इस कंपाउंड में निकिल के ऊपर कितना चार्ज है, यानी कि निकिल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो निकिल की ऑक्सीकरण संख्या है +2। तो अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि निकिल 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा। तो अगर निकिल 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा तो Na++ बन जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी निकिल के अंदर, है कि नहीं। तो यहां से देखिए क्या है, फिर जब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो कहां से निकालेंगे? तो सबसे बाहर वाले कोष से आपको इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, ठीक। तो नंबर 2 में क्या लिखेंगे? नंबर 2 लिखेंगे कि आयनिक अवस्था में, आयनिक अवस्था क्या है निकिल की? तो आयनिक अवस्था इसका मतलब निकिल Fe जो आपका निकिल है, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई है? तो 2 आई है। तो निकिल डबल+ का विन्यास, है ना। ये बात आपको लिखनी होगी, आयनिक अवस्था में निकिल डबल+ का विन्यास। अब आयनिक अवस्था में देखिए डबल+ चार्ज का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है? सबसे बाहर वाले कोष। सबसे बाहर वाला कोष कौन सा होगा? तो 4s वाला, हमेशा वहीं से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक। तो निकिल डबल+ हो गया। अब आप इसको यहां लिख सकते हैं कि ये हो गया 3D8 और ये हो जाएगा 4s0। आगे के लिए हम 4p बना लेते हैं, है ना। तो ये हमने 3D8 4s0 4p0, ये 4p0 क्यों लिखा? इसको केवल 100 पीस के लिए लिख लिया। अगर इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसके कक्षकों को ले लेंगे, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो हम उसको नहीं लेंगे बस, है ना। तो इसलिए आपको 3D8 और 4s0, देखिए ये 2+ का विन्यास है, प्लस का 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, और कहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? सबसे बाहर वाले कोष से। सबसे बाहर वाला कोष कौन सा है? तो चौथा वाला 4s, तो हमेशा यहीं से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके चले गए। तो पहला सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर आयनिक अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद इसमें आपको दिखाना है संकरण की प्रोसेस को। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद इसमें आपको संकरण की प्रोसेस दिखाना है। लेकिन संकरण से पहले एक छोटी सी चीज और कर लेते, जैसे आपने ऐसे ही विन्यास लिखा है ना, इनके कक्षकों को भी इनके नीचे बना दीजिए। यहीं पर बनाइए, यहां पर भले ही ना बनाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर बनाना जरूरी है। चलिए तो देख लीजिए, यहां पर 3D को मैं बना देता हूं। डी में कितने? 5 होते हैं, तो ये हो गए 5, यानी ये 3D8 को बना दिया मैंने। अगर आप लिखना चाहें तो यहां लिख भी सकते हैं, ये 3D8 है। 4s का बना दीजिए, s में कितना? 1 डब्बा होता है,
तो ये 4s0 का है। ये क्या है 4p है ना, तो 4p के लिए भी मैंने बना दिया। देखिए 3d8 के लिए ये बना दिया, 4s0 के लिए ये बना दिया, 4p0 के लिए ये बना दिया। d में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो भर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखिए डी में 8 इलेक्ट्रॉन मैंने क्या किया है, भर दिया इसके अंदर, है कि नहीं। तो यहां पर आपके क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए, है ना। इस प्रकार से इतनी चीज हर एक कंपाउंड में आपको करनी पड़ेगी, वो चाहे संयोजन संख्या 4 का हो या उपसह संयोजन संख्या 6 वाला कंपाउंड आपको दिया जाए, है ना। ये बात आपको सब में लिखनी है, ऐसे ही इसमें करते जाना है। तो अभी मेरी कितनी 2 हेडिंग हुई है, इसके बाद 4 हेडिंग भी और आपकी बचेंगी, उसमें लिखना कुछ नहीं, बस केवल आपको बताना है बस कि क्या क्या हो रहा है। तो पहले सामान्य अवस्था में निकिल का विन्यास लिख लिया, फिर आयनिक अवस्था, आयनिक अवस्था का मतलब उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई है। अगर ऑक्सीकरण संख्या प्लस में आई है तो उतने इलेक्ट्रॉन उसमें निकाल दीजिए। कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना, तो बाहर वाले कोष से। बाहर वाला कोष कौन सा होगा, तो 4s होगा, तो 4s से आपको इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन निकाल करके फिर मैंने इनके कक्षकों को बना दिया। यहां पर कुछ और नहीं किया, ये 3d8 का कक्षक है, डी में 5 डब्बे होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरे तो डी में 5 डब्बे बना करके 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 4s के पास एक ही डब्बा होता है, तो यहाँ पर एक डब्बा बना दिया। s में 0 है तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा। p के पास 3 डब्बे होते तो 1 2 3, और यहाँ भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं भरा है। आप क्या करिए कि इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके ही बाद स्टेप बाय स्टेप आपको इसको सॉल्व करवाता हूं क्वेश्चन को। चलिए, तो जस्ट उसी के बाद हेडिंग जो आपकी 3rd आएगी, जो भी केंद्रीय धातु आपको दी गई होगी उसके अंदर संकरण। अब ये संकरण क्या होता है, तो संकरण के विषय में बहुत ज्यादा आपको नहीं जानना है, बस केवल ये देखना है कि आपको मैंने sp3 sp2 इस तरीके के संकरण बताए थे, और यहाँ पर उपसह संयोजन संख्या कितनी है, 4, है ना। तो देखिए क्या लिखा है कि चूंकि क्लोरीन, आपको पता है कौन सा कंपाउंड मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, तो आपको कंपाउंड जो सॉल्व करवा रहा हूं वो ये है ArCl4 2-। तो यहां पर देखिए क्लोरीन कैसा लिगेंड है, मैंने आपको लिखाया था ये एक दुर्बल लिगेंड है ना। और अगर ये दुर्बल लिगेंड है तो ये केंद्रीय धातु परमाणु के आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं करवा पाएगा। ये बात भी मैंने आपको बताई थी, जिसकी वजह से बाह्य चक्रण संकुल यौगिक आपको प्राप्त होगा या बाह्य डी कक्षक संकुल यौगिक प्राप्त होगा। ये मैंने आपको अभी पीछे डिस्कशन करके बताया था। तो यहां पर देखिएगा Cl क्या है, एक दुर्बल लिगेंड है। ये आपको बात, लिगेंड जब यहां पर देखेंगे अगर आपको याद है तो तुरंत पहचान जाएंगी कि लिगेंड दुर्बल है कि प्रबल है। दुर्बल प्रबल के एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया है। तो ये कैसा लिगेंड है, ये दुर्बल लिगेंड है। तो ये केंद्रीय धातु परमाणु के युग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं कर पाएगा, और संकरण आंतरिक डी कक्षक से प्रारंभ न होकर के अंतिम डी कक्षक तक जाएगा, है ना। तो वो कंडीशन के हिसाब से बन जाएगा। ठीक, तो चलिए यही बात देखिए मैंने यहां पर लिखा है, चूंकि क्लोरीन एक दुर्बल लिगेंड है, तो क्लोरीन कैसा लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, ठीक है। इसलिए यह निकिल में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं कर पाता है। इसलिए क्लोरीन निकिल में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं कर पाता है। ये कहां मिलेगा आपको, तो देखिए निकिल का विन्यास यहां पर लिखा हुआ है 3d8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 4s0 है, 4p0 है ना। तो यहां पर देखिए 8 है, इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जहां इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ना बना हुआ हो, तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन। तो यही 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन युग्मित नहीं करवा पाएगा, क्योंकि दुर्बल लिगेंड है, और अगर प्रबल लिगेंड होता तो यही युग्मित करवा देता, है ना। तो वहां संकरण कुछ और देखने को मिलता आपको, लेकिन यहाँ लिगेंड कौन सा है, दुर्बल है, हाँ, तो नहीं कर पाता है। और इसमें कौन सा संकरण होता है, फिर sp3। अगर ये युग्मित नहीं करवा पाएगा, इन इलेक्ट्रॉनों को आपस में युग्मित नहीं करवा पाएगा, तो फिर क्या होगा, इसमें संकरण, भाई लिगेंड कितना है संख्या में, तो लिगेंड है संख्या में 4। देखिए यहां पर क्लोरीन कितना है, 4 है। इसका मतलब है अगर 4 लिगेंड हैं तो जितने लिगेंड जुड़ना होता है उतने ही खाली कक्षक उपलब्ध कराना पड़ेगा, किसको, केंद्रीय धातु परमाणु को, है ना। इस संकुल यौगिक के निर्माण में जितने लिगेंड जुड़ने वाले होंगे, मान लिया यहां पर 4 है,
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम 6 के लिए देखेंगे, जहां पर 6 लिगेंड आकर के जुड़ेंगे। तो 6 वालों के लिए 6 कक्षक खाली चाहिए। कौन उपलब्ध कराएगा? तो सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु अपने 6 खाली कक्षक उपलब्ध करवाएगा लिगेंड को, और वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर देगा, लोन पेयर दे देगा, है कि नहीं? तो उसी तरीके से यहां पर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 4, यानी 4 लिगेंड अगर लोन पेयर देने के लिए आ रहे हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु के पास 4 डब्बे खाली होने चाहिए। अब वो चाहे आंतरिक से खाली करे या बाहरी खाली करे, कोई भी खाली करे, जितने लिगेंड जुड़ना है उतने खाली कक्षक चाहिए लिगेंड को। अब केंद्रीय धातु परमाणु कैसे खाली करवाएगा उससे कोई मैटर नहीं रखता है ना। लिगैंड को केवल खाली रिक्त डी कक्षक चाहिए जिनमें क्या करे? वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, है ना। तो यहां पर 4 है संख्या में, तो 4 कक्षक चाहिए आपके केंद्रीय धातु परमाणु के लिगैंड को डोनेट करने के लिए। ठीक, तो देख लीजिए 1 2 3 और 1 2 3 4 तो हो गए। देखिए 4, 1 2 3 4, यानी संकरण कहां से चालू होगा? तो संकरण चालू होगा यहां एस से, है ना, क्योंकि लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन युग्म देगा? लिगेंड इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां तो कोई सवाल ही नहीं है ना, क्योंकि जब कोई कक्षक पूरा खाली होगा तभी तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है लिगेंड, है कि नहीं? तो ये ध्यान रखना है। तो खाली कक्षकों में लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देगा। तो संकरण कहां से चालू होगा? मैंने लिख दिया है कि sp3 संकरण, है ना, यानी 1s 3p, है ना। ये वाली बात आपको इस कंपाउंड को जब देखेंगे तो याद आ जाएगा, वहां से वहीं से आपको ये बात लिख देनी है इसमें। ठीक, तो चलिए कहां चालू होगा? एस से। चलिए एस चलते हैं। तो ये आपका संकरण हम शो कर देते हैं इस प्रकार से। ये संकरण को प्रदर्शित करने के लिए डॉटेड लाइन बनाई गई है ना। ये जो लाइन बनाई गई है संकरण को प्रदर्शित करती है कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, संकरण हो रहा है ना। तो ये हो जाएगा संकरण के लिए संकरण। और अगर संकरण का नाम भी लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि sp3 होता है, तो यहां पर लिख देंगे sp3, यानी इन दोनों के अंदर कौन सा संकरण हो गया है? इन दोनों के अंदर sp3 संकरण हो गया है। अब क्लास 11th में sp3 संकरण या कोई भी संकरण बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। वहां संकरण क्या होता है? संकरण जब कहीं पर हो जाता है तो उसके बाद बनने वाले कक्षक समान ऊर्जा समान आकृति के हो जाते हैं, है ना। तो देखिए यहां S से लेकर के यहां तक संकरण हो गया, ये वाले डब्बे क्या हो जाएंगे? एक साथ में जुड़ जाएंगे, है ना। तो चलिए लिख देते हैं यहां पर नंबर 3 ये हो गया। 4 लिखेंगे आपका कि संकरण के बाद, तो 4 नंबर हेडिंग आपकी क्या है कि संकरण के बाद। संकरण के बाद क्या होगा? ये वाले कक्षक अलग और ये वाले अलग। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं 3D8 और बना देते हैं इसके लिए यहां पर 3D8 के लिए इधर बना दिया, और यहां पर आपका 4 कक्षक आपके मिल गए, तो यहां पर 4 बन जाएंगे, है ना। ये आपका है कौन सा संकलन हो गया? तो sp3। तो ये देखिए मैंने बना दिया, यानी जितने कक्षक मिलेंगे आपस में उतने ही नए कक्षक बनेंगे। ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। जितने कक्षक देखिए यहाँ पर कितने 3 और 1 4 आपस में मिले तो 4 ही कक्षक नए बनेंगे। तो जितने आपस में जुड़ गए वो क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो ये है संकरण के बाद। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 8 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर भर दिया, है ना। अब इस प्रकार से क्या है कि ये हो गया संकरण के बाद का स्टेप। तो संकरण आपको शो करना है, संकरण के बाद का स्टेप शो कर देना है ना। उसके बाद देखिए क्या होगा। उसके बाद जो हमें कंपाउंड दिया गया था NiCl4 उसका निर्माण देखेंगे। लास्ट वाली हेडिंग नंबर 5 जो आपकी आएगी वो आपकी क्या होगी कि NiCl4 जो आपको कंपाउंड दिया है NiCl4 2- का निर्माण। ये देखिए NiCl4 2- का निर्माण। तो यहां पर NiCl4 2- के निर्माण में क्या होगा? अब जो खाली डी कक्षक हैं जिनमें संकरण हुआ है उनमें लिगेंड अपना क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन युग्म रख देगा, करके डोनेट कर देगा, दान कर देगा, है ना। चलिए तो
आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है तो बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप इतनी चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब क्या है कि इसी चीज को मैं समझाने के लिए, देखिए यहाँ पर NiCl4 का निर्माण लिखा है, यहाँ पर स्पेस नहीं होने की वजह से मैं इसके आगे इधर बना देता हूं, आप लोग ध्यान से करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक। तो ये NiCl4 का निर्माण, चलिए इस साइड में मैं लिख देता हूं, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 3D8। ये 3D8 हो गया। उसके बाद यहां पर कौन है आपका sp3 संकरण वाले ऑर्बिटल हैं, ये वाले ऑर्बिटल, इनमें क्या होगा, इनमें क्लोरीन आपका लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं Cl 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 Cl, चारों Cl लिख दिया, और इसमें इलेक्ट्रॉन को हम शो कर देते हैं क्रॉस लाइन से। तो ये देखिए क्रॉस लाइन हो गई, है ना। इनमें कौन है, तो क्लोरीन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो सब में क्या है, 4 क्लोरीन, एक लोन पेयर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 4 में ये आपके चारों डोनेट कर देंगे। और यहां पर नीचे क्या लिखा जाएगा, तो sp3 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 sp3, है ना। इस प्रकार से इन कक्षकों को शो कर दिया जाएगा। इसमें देखिए क्या किया गया, यहां पर संकरण था, डब्बे खाली थे, उसमें क्लोरीन आकर के अपने इलेक्ट्रॉन रख देगा। डी में 8 है तो डी में 8 यहां पर भर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो डी में 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिया। तो ये हो गया आपका NiCl4 2- का निर्माण। इस वाले स्टेप में आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है ना। यहाँ पर ये लिखा 3D8 के लिए 4 क्लोरीन है, तो इसने अपने लोन पेयर क्या किए हैं, डोनेट कर दिए, है ना। इन संकरित कक्षकों में sp3 संकरण हुआ तो सब जगह पर sp3 ऊपर लिख दिया लिगेंड का नाम Cl, डोनेट करने वाला Cl है, संकरण हुआ है sp3, है ना। अब उसके बाद देखिए नंबर 5 के बाद नंबर 6 में फिर क्या लिखा जाएगा। अब देखिए ये संकरण हो गया, संकरण के बाद अब बताइए इसके विषय में कि चुंबकीय प्रकृति कैसी है इसकी, ये अनचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, इसकी आकृति कैसी है ना। तो चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर नंबर 6 है कि चुंबकीय प्रकृति या चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण। 6 नंबर के हेडिंग क्या है, चुंबकीय गुण। क्या लिखना है चुंबकीय गुण में, है ना। तो एक बात ध्यान रखनी है, कभी भी आपको अगर चुंबकीय गुण बताना हो तो जो संकरण के बाद वाला स्टेप है उसमें इलेक्ट्रॉन चेक कर लीजिए। अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो अनुचुंबकी, अगर इलेक्ट्रॉन सारे युग्मित हैं तो प्रतिचुंबकी, है ना। इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन चेक कहां करना है, संकरण के बाद वाले स्टेप में। तो संकरण के बाद का स्टेप कहां है, जरा इसमें देखिएगा। तो संकरण के बाद ये वाला स्टेप है, देखिए यहां पर हमेशा इसी में चेक करना है, क्योंकि जहां पर संकरण हो जाएगा वहीं पर डिसीजन हो जाएगा कि युग्मित होंगे इलेक्ट्रॉन या नहीं होंगे, क्योंकि प्रबल लिगैंड होगा तो युग्मित करवा देगा, तो उसके हिसाब से संकरण आएगा। और अगर दुर्बल लिगैंड होगा तो युग्मित नहीं करवा पाएगा, तो उसके हिसाब से संकरण होगा। तो लोन पेयर आपको चेक करना है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहां पर चेक करना है, संकरण के बाद वाले स्टेप में। तो संकरण के बाद का स्टेप कहां है, ये देखिए यहां पर देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। कितने हैं, तो एक ये है, एक ये है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनका जोड़ा नहीं बना हुआ है, वो अयुग्मित हैं। तो अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए गए तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुचुंबकीय। तो चुंबकीय गुण में क्या लिखेंगे कि NiCl4 2- कैसा है, अनुचुंबकीय है, क्योंकि संकरण के बाद NiCl4 2- में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, अतः यह अनुचुंबकीय होता है। ये बात आपको लिख देनी है। तो यहां पर चुंबकीय गुण में हम क्या लिख देंगे, चुंबकीय गुण में लिख देंगे अनुचुंबकीय, है ना। जो मैंने आपको लाइन बताई है वो लिख सकते हैं कि संकरण के बाद NiCl4 में 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, जिसकी वजह से ये कैसा होता है, अनुचुंबकीय होता है, जिसके कारण यह अनुचुंबकीय होता है। ये बात आप लिख दीजिएगा। तो 6 नंबर बात हो गई। 7 नंबर, अगर 7 नंबर इसकी आकृति या ज्यामिति के विषय में पूछा जाए, जैसे ज्योमेट्री पूछा जाए, ज्यामिति, है ना। तो ज्यामिति में आपको क्या लिखना है, तो फिर ज्यामिति में वही जो संकरण होगा, संकरण के हिसाब से ज्यामिति मैंने आपको पहले वीडियो में ही बता दिया था, है ना। तो इसमें sp3 संकरण पाया जाता है। NiCl4 में, NiCl4 2- में कौन सा संकरण है, sp3 संकरण, है ना। तो NiCl4 2- में sp3 संकरण होने के कारण इसकी आकृति कैसी होती है,
तो चतुष्फलकी यह आकृति होती है। ये बात आपको लिख देना। तो ज्यामिति कैसी है? तो ज्यामिति है चतुष्फलकीय। चलिए, तो ज्यामिति कैसी है? चतुष्फलकीय। तो ज्यामिति कैसी है इसकी? चतुष्फलकीय हो गई। उसके बाद अगर चतुष्फलकीय ज्यामिति बनाने के लिए कहा जाए तो आप बना भी सकते हैं। चतुष्फलकीय ज्यामिति कैसी होती? मैंने आपको बना करके बताया था। बीच में आपका क्या हो जाएगा? निकिल हो जाएगा। एक ऊपर सीएल लगा दीजिए इस साइड में, एक यहां सीएल लगा दीजिए, एक इधर सीएल लगा दीजिए और एक यहां पर सीएल लगा दीजिए, और इन तीनों को आपस में चाहे तो मिला सकते हैं यहां से, है ना। ये ज्यामिति जो आपकी बनेगी वो चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। इसको कहते हैं चतुष्फलकीय ज्यामिति। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका आधा क्वेश्चन हो गया। इतनी ही बात इसके सेकंड वाले पार्ट में आपको करनी है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका आधा जो पार्ट है उसको भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। पार्ट सेकंड इसका देखिए। अब आपको थ्योरी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। थ्योरी लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो सीधे अगर आपको इसकी प्रैक्टिस हो गई तो सीधे कैसे लिखा जाएगा? अब इस एग्जाम्पल को मैं या इसके सेकंड पार्ट को बिल्कुल ऐसे ही समझा दूंगा, इसमें कुछ भी थ्योरी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, NiCN टू द होल 4। अब अगर कहानी आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। इसमें भी केंद्रीय धातु निकिल है, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 है ना, और इसका जो है निर्माण की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। आप ये बात लिख सकते हैं, है ना। इसकी थ्योरी लिखिए या न लिखिए, मेन बात जो आपको करनी है वो आपको जरूर से बनाना पड़ेगा। ठीक, तो निकिल फिर आया है, वही विन्यास होगा, उसी तरीके से होगा। तो चलिए, क्या है? निकिल आपका 28 होता है सामान्य अवस्था में। तो सबसे पहले सामान्य अवस्था में हम इसका विन्यास लिखेंगे। नंबर फर्स्ट है कि सामान्य अवस्था में निकिल का विन्यास। सामान्य अवस्था में निकिल का परमाणु क्रमांक 28 होता है। लिखेंगे 3D8 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा और 4p यहां पर 0 हो जाएगा। इस तरीके से कर दिया। उसके बाद आपको देखना, यहां भी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, 2 ही आएगी। अब कैसे निकाला जाता है ऑक्सीकरण संख्या? अगर नहीं आता तो पिछले वीडियोस देखिएगा जा करके। अब यहां पर मैं निकाल करके नहीं बताऊंगा। ठीक, तो 3D8 है, 4s2 है, 4p 0 हो गया। तो सामान्य अवस्था में नंबर 2 क्या लिखेंगे कि आयनिक अवस्था। आयनिक अवस्था का मतलब क्या है? आयनिक अवस्था क्या होगी? निकिल डबल प्लस। ये है इसकी आयनिक अवस्था, है ना। या इसको यहां लिखना चाहे आयनिक अवस्था Na डबल प्लस। तो आयनिक अवस्था Na डबल प्लस का विन्यास कैसे लिखेंगे? तो वैसे ही आपको लिखना है। 2 प्लस का चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बाहर वाले से 2 निकल जाएंगे, तो यहां भी 4s में 0 हो जाएगा। तो क्या बनेगा? तो इसका विन्यास होगा 3D8, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 4s से 0, 4p 0। इतनी बात तो समझ में आई। आयनिक अवस्था में इलेक्ट्रॉन जितने भी निकलेंगे, जितनी ऑक्सीकरण संख्या होगी उतने इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब निकल गए, है ना। और जितने इलेक्ट्रॉन निकल गए आपको बाहरी कोश से उतने इलेक्ट्रॉन हटा देने हैं। तो यहां पर 3D8 हो गया, 4s 0 हो गया और ये 4p 0 हो गया। तो ये हो गया। उसके बाद नंबर थर्ड जो आपका आएगा, फिर क्या लिखेंगे हम? नंबर थर्ड में लिखेंगे Na डबल प्लस में संकरण। Na डबल प्लस में संकरण, इसमें क्या लिखना है? तो देखिए कंपाउंड को देख लीजिए, NiCN4। अब देखिए यहां पर CN आया, और CN मैंने आपको लिखा था, CN क्या है? प्रबल लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। तो चूंकि साइनाइड यानी चूंकि CN एक प्रबल लिगेंड है, इसलिए यहां निकिल में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करवा देता है। और इसमें कौन सा संकरण होगा? तो यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 4। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, यानी जब 4 लिगेंड जुड़े होते हैं तो संकरण केवल 2 ही प्रकार का हो सकता है, या तो sp3 होगा या तो dsp2 होगा, है कि नहीं। तो यहां पर देखिए लिगेंड कौन सा आपका? प्रबल लिगेंड है। तो कभी भी प्रबल लिगेंड होता तो आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक बनेगा, है ना, या निम्न चक्रण संकुल यौगिक बनेगा। संकरण D से चालू होता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करवा देगा और संकरण कहां से चालू होगा? आंतरिक D कक्षक से चालू होगा, है कि नहीं। तो ये बात इसमें आपको लिख देनी है कि चूंकि साइनाइड एक प्रबल लिगेंड है
अतः यह निकिल में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करवा देता है और इसमें DsP2 संकरण होता है। ये बात आपको लिख देनी है। ठीक, लिगैंड को देख करके हम संकरण के विषय में लिख देंगे। ठीक, तो चलिए यहां पर लिख देते हैं 3D8 4S0 4P0। डी में कितना है तो डी में देखिए बना लीजिए यहां पर कक्षक 2 3 4 और इधर बना लीजिए हाँ 5। 3D8 के लिए बना लिया, 4S के लिए बना लीजिए, 4S के लिए बना लिया और 4P के लिए। ये देखिए तीनों बना लिया। डी में कितने हैं 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। अब यहां पर क्या करना है आपको, अब यहां पर Ni+2 में संकरण लिखा हुआ है। अब क्या लिखा कि युग्मित करवा देगा, तो जब युग्मित करवा देगा तो डी में ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यहां पर भी बना करके भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां बनाना चाहे तो यहां बना करके एक स्टेप में भर सकते हैं। वैसे मैंने इसमें नहीं बनाया, पिछले में बनाया था, तो आप यहां भी बना लीजिएगा। 3D8 8 इलेक्ट्रॉन भर लीजिएगा, 4S खाली छोड़ दीजिएगा, 4P खाली छोड़ दीजिएगा, है उसमें कुछ है नहीं। तो यहां पर देखिए इस वाले इलेक्ट्रॉन को साइनाइड क्या करेगा, साइनाइड क्या करेगा, इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित करवा देगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है साइनाइड प्रबल लिगैंड है, तो वो कहां आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो देखिए सबको क्या कर दिया है, पेयर्ड कर दिया, इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करवा दिया। अब संकरण के लिए देखिए कितने लिगैंड जुड़े हैं, तो 4 लिगैंड जुड़े हैं और 4 लिगैंड के लिए 4 आपको खाली कक्षक चाहिए। तो देखिए यहां पर 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, यानी संकरण कहां चालू होगा, आंतरिक डी कक्षक से चालू होगा और बाहर की ओर होगा, है ना। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं हम संकरण जहां से होना है हमारा, ये देखिए संकरण के लिए मैंने ये डॉटेड लाइन बना दिया है कि नहीं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इसके अंदर कि संकरण हो गया, यहां पर संकरण। और कौन सा संकरण हुआ है तो उसका नाम भी लिख सकते हैं यहां पर DsP2। संकरण कौन सा हुआ तो DsP2 संकरण हुआ। तो संकरण हो गया, उसके बाद संकरण के बाद चौथी जो हेडिंग आएगी वो आएगी संकरण के बाद। अब संकरण के बाद में क्या करना है, जितने ऑर्बिटल में संकरण हुआ उनको अलग कर दीजिए, जिनमें नहीं हुआ है उनको अलग कर दीजिए। तो यहां पर देखिए यहां से यहां तक संकरण हुआ, इनको अलग कर दीजिए, यहां से ये अलग कर दीजिए। तो 3D8, तो 3D8 को इस साइड में बना दीजिए, यहां पर 1 2 3 4, इसका एक कक्षक चला गया तो इसमें इतने हो गए 5 6 7 8। देखिए 3D8 को मैंने इस साइड में बना दिया, संकरण वाले कक्षक आप अलग बना दीजिए। तो संकरण वाले कक्षकों को यहां पर ऐसे दिखा दीजिए, कितने में 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये आपके हैं, है ना। तो इसमें संकरण हो गया है, तो यहां पर लिख देंगे कि संकरण क्या होगा, कौन संकरण हुआ है DsP2। तो यहां पर संकरण आपका कौन सा हुआ DsP2। संकरण के बाद वाले स्टेप में आपको ऐसे कर देना है, जितने ऑर्बिटल में संकरण होगा उनको अलग कर दीजिए, जिनमें नहीं हुआ उनको अलग कर दीजिए, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देना है। संकरण के बाद में आपको यही करना होता है ना। तो ये बात यहां पर हो जाएगी। उसके बाद नंबर 5 हेडिंग क्या आएगी, नंबर 5 आपकी हेडिंग जो आएगी वो है NiCN4 2 माइनस का निर्माण। ये वाली हेडिंग नंबर 5 लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, जिनमें संकरण हुआ है उन कक्षकों में लिगैंड द्वारा इलेक्ट्रॉनों को भर देना है। तो चलिए भर देते हैं यहां पर। तो ये हो गया आपका 3D8 को इधर बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, क्योंकि डी का एक कक्षक चला गया संकरण में। यहां से देखिए 5 थे तो एक चला गया, तो 4 ही तो बचेंगे, तो 4 बनाया है ना। ये हो गया। उसके बाद संकरण वाले कक्षकों को आप ऐसे बना दीजिए, है ना। तो यहां पर ये हो जाएगा आपका कौन सा लिगैंड है तो साइनाइड। तो यहां CN 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 और इसमें क्रॉस से बना दीजिए, है ना। और संकरण कौन सा हुआ है तो DsP2, तो DsP2 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 और DsP2।
चारों के नीचे आप ऐसे लिख सकते हैं DsP2, या केवल डॉट करके एक के नीचे भी लिख सकते हैं कि DsP2। तो यहां पर साइनाइड हो गया ऊपर, आप चाहें तो इसको दिखा भी सकते हैं, इस तरीके से इसमें बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी साइनाइड ने अपना लोन पेयर क्या किया है, डोनेट कर दिया। तो ये हो गया संकरण के बाद ये वाला स्टेप। नंबर 5 हो गया NiCN4 का निर्माण। इतनी बात आपको करना है। उसके बाद 6 नंबर में फिर मैंने आपको बताया, आप चुंबकीय प्रकृति बताइए, ज्यामिति बताइए, काम खत्म इसका। तो चुंबकीय प्रकृति या चुंबकीय गुण, तो चुंबकीय गुण है ना। चुंबकीय गुण कैसा है, तो चुंबकीय गुण के लिए आपको देखना कौन सा स्टेप पड़ेगा, संकरण के बाद वाला। अगर संकरण के बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो आपका अनुचुंबकीय हो जाएगा। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, सारे युग्मित हैं, तो वो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, है कि नहीं। तो संकरण के बाद का स्टेप देखिए यहां पर है, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, यानी सारे के सारे युग्मित हैं। तो क्या अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे कि संकरण के बाद इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, इसलिए यह प्रतिचुंबकीय होता है। तो चुंबकीय गुण में कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। नंबर 7 आ जाएगा ज्यामिति। नंबर 7 आपका हो जाएगा ज्यामिति। ज्यामिति का मतलब उसकी आकृति बताइए कैसी है ना। तो आकृति में क्या है, जब आपको संकरण पता चलेगा तभी आप उसकी ज्यामिति बता पाएंगे, है कि नहीं। तो संकरण इसमें कौन सा है, संकरण इसमें DsP2 है कि नहीं। और मैंने आपको लिखाया था जब संकरण DsP2 होगा तो आकृति कैसी होती है, वर्ग समतली। और वर्ग समतली आकृति कैसी होती, पिछले वीडियो में मैंने आपको बता करके बताया था, है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसमें लिखना अगर होगा तो क्या लिखेंगे, है ना, कि चूंकि NiCN4 में DsP2 संकरण होता है, इसलिए इसकी ज्यामिति जो होती है वो आपकी वर्ग समतली होती है ना। तो इसमें DsP2 संकरण होता है, जिसके कारण इसकी ज्यामिति वर्ग समतली होती है। ये बात आपको लिख देना है, ठीक। तो यहां पर हो जाएगा वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय क्या हो जाएगा, इसकी ज्यामिति हो जाएगी। अगर ज्यामिति बनाने के लिए कहे तो बना भी सकते हैं। Ni बीच में रखिए, निकिल मैंने आपको बनवाया है, बीच में आपकी केंद्रीय धातु और साइड में 4 क्या होंगे, लिगेंड होंगे। तो साइड में आप ऐसे बना सकते हैं चारों को। कौन सा लिगेंड है, तो आपका साइनाइड है, तो CN आप इस ज्यामिति को बना सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो गई आपकी ज्यामिति। इसकी अगर बनाने के लिए कहा जाए तो इसको आप बना सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, देखिए इसमें थ्योरी भले ही ना लिखिए कुछ जो मैंने आपको बताया, लेकिन इन क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार तो ये आपको आ जाएगा। अगर मैंने थोड़ा सा कम समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, पूरी बात क्लियर हो जाएगी, है ना। हो सकता है कि किसी ने आपको ऐसे नहीं पढ़ाया हो, है ना, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल विधिवत एक एक पॉइंट, एक एक हेडिंग, एक एक चीज बता करके समझाने का प्रयास किया है ना। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ये एग्जाम में ऐसे ही आएगा और ऐसे ही आपको करना है इसको, है ना। ये 5 नंबर का प्रश्न आता है तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही करना। देखिए पहले वाले मैंने बहुत लिखाया था आपको, आपने थोड़ा बहुत समझ लिया, इसलिए मैंने इस वाले में देखिए एक ही बार में सारा करके आपको बता दिया, है कि नहीं। तो इस प्रकार से मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।